हुआ था, वो बार बार होने से लग रहा डिस्कनेक्ट हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दाव पेच और आपके साथ एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूं। मेरा नाम है अर्पिता आर्या और आज दाव पेच में दरअसल जो बड़ा फेरबदल हमने देखा मोदी कैबिनेट का हुआ है उस पर ही हम बात करेंगे कि ये यूपी के लिए क्या लेकर आया, यूपी के लिए किस तरीके से मददगार है। कुछ खास मेहमान इस वक्त आते हैं। डॉक्टर रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी के डॉक्टर हमारे साथ है, मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और डॉक्टर सतीश प्रकाश मतलब बीएसपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। और सीधे रुख में पहले मनीष शुक्ला साहब आपसे करना चाहूंगी, बड़ा फेरबदल तो हुआ है, उत्तर प्रदेश के लिए कितना ये लकी हो सकता है? पिछली बार की तरह इस बार भी क्या इस फेरबदल का फायदा कुछ मिलेगा, कुछ असर दिख रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ होगा? देखिए 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने जनता से ये मांगा था कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, जिससे विकास का जो सर्किट हो वो पूरा हो। और हमको वो उत्तर प्रदेश की जनता ने वो सौभाग्य दिया कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनी। और निश्चित रूप से केंद्र के जो मंत्रिमंडल विस्तार के नाते से यहाँ से मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके नाते से जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश में धरातल तक और पहुंचेंगी, उसको पहुंचने में सुविधा होगी। और देखिए एक तो स्वाभाविक भी है, उत्तर प्रदेश से 63 सांसद भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा में हमारी संख्या बल ज्यादा होने के नाते से राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश से जाने वालों की बड़ी संख्या है। और वो लोकसभा के सांसद, वो राज्यसभा के सांसद और ये मिनिस्टर्स के नाते से जो विकास का जो हमारा पैमाना है, जो विकास के लिए हमको केंद्र का सहयोग चाहिए, वो निश्चित रूप से बढ़ता है। ठीक है सतीश प्रकाश जी, 27 मिनिस्टर ओबीसी, 12 मिनिस्टर एससी, 8 मिनिस्टर एसटी, यानी हर वर्ग को यहाँ पर साधा गया है, हर वर्ग को आगे बढ़ाया गया है। बढ़िया लग रहा है मंत्रिमंडल आपको? नहीं अर्पिता भाई, अगर आप इसको बाहर से देखें और इतने सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन है तो ये बाहर से देखने में ठीक दिखाई देता है। हाँ। लेकिन ये बेसिकली बीजेपी का चुनावी टोटका है। महामारी के काल में जनमानस के बीच में जिस तरीके से बीजेपी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उसने अपना जो लोगों के बीच में विश्वास है, देखिए मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ सर, पहले जब काम नहीं होता तो आप कहते हैं इनके बारे में, हर वर्ग के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, एससी एसटी के बारे में नहीं सोचा जा रहा, ओबीसी के बारे में नहीं सोचा जा रहा। अब केंद्र में जगह दी गई है, प्रतिनिधित्व यूपी के इतने लोग वहां पर करेंगे। केंद्र में ऑलरेडी मोदी जी ने, देखिए अर्पिता जी, ऑलरेडी मोदी जी से बड़ा तो कोई पिछड़ा नहीं हो सकता ना। उन्होंने उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं में जब पिछड़ों का वोट लेना था तो देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार अपनी जाति को बाकायदा चुनावी सभा में खोला। अगर देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर पिछड़े हैं तो क्या पिछड़ों को न्याय मिला? अगर पिछड़ों को न्याय मिल जाता, 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े जो तमाम पिछड़ा वर्ग चाहता है कि सरकार उसको डिक्लेयर करे, नहीं डिक्लेयर हो पाए। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी जो 60,000 भर्तियां अभी पिछले महीने हुई, उसमें 5,000 पद अगर ओबीसी के लूट करके अगर वो किसी एक विशेष वर्ग को दे दिए जाते हैं तो तब मोदी जी कहां थे? या ऐसा ही एक चुनावी टोटका पिछली बार भी जो है केशव प्रसाद मौर्य जी के रूप में आपने दिखाया होगा, आपने देखा होगा पूरे 4.5 साल में केशव प्रसाद मौर्य जी की मोदी जी 12 मिनिस्टर एससी, 8 मिनिस्टर एसटी, ये तो ना, मैं देखिए अर्पिता को शामिल करके नहीं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। देखिए पिछड़ों को बीजेपी से जोड़ने के लिए या पिछड़ों की बात बीजेपी सरकार तक पहुंचाने के लिए, दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। देखिए अगर ये अपने वर्गों की बात कहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, आज आपके जो तमाम सहयोगी थे, राजभर आपके ऊपर सवाल तो उठा रहे हो, राजभर आज आपके सहयोगी थे, अनुप्रिया पटेल पूरे के पूरे 4.5 साल, इससे पहले भी वो मंत्री रहे। और दूसरी बात, पिछड़े वर्ग के जो लीडर्स हैं, जो मंत्री आपने बनाए हैं, उनके उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर यह आरोप है कि जो अधिकारी है वो पिछड़े मंत्री की बात नहीं सुनते। और इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अगले ने पिछड़े को कैसे जूतों से पीटा। फेरबदल नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं सुनिए, ये बता दीजिए ना जल्दी। देखिए अर्पिता जी, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए भारतीय संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ये आपका राजधर्म है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है
कि जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके पास आप जाइए। सिर्फ जो है, ठीक है, चलिए जल्दी से रोली मिश्रा मैडम का भी रुख कर लेते हैं। रोली मिश्रा, आप किस तरीके से देख रही हैं? भाई देखिए, इसमें ओबीसी भी शामिल है, एससी भी शामिल है, एसटी भी है, माइनॉरिटीज भी हैं, वुमेन भी हैं, 11 वुमेन मिनिस्टर बनाई गई हैं। आपको कैसा लग रहा है ये विस्तार, अच्छा या बुरा? देखिए, मैं यहाँ पर आपसे 2-3 बातें ये कहना चाहती हूँ कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें कहीं पर मुझे जो लगता है, और हमारी जो राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से, इस बार ये जो जातियों को साधने का समीकरण है उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखकर है। और उत्तर प्रदेश, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं? मनीष जी, आपको शायद आवाज नहीं आ रही थी। नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही। देखिए, उत्तर प्रदेश, अमित जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए मैं बता दूंगी कि रोली मिश्रा को कैसा लगा आपका ये कैबिनेट विस्तार। मैं सुन लेती हूँ जी। रोली मिश्रा, देखिए बेसिकली जो ये जितना भी कैबिनेट विस्तार किया है, ये पूरी तरीके से एक प्रधानमंत्री का जो होता है नैतिक, वो होता है, उनका कार्यशैली होती है नैतिक, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार करें अथवा नहीं करें। परंतु यहाँ जो आम तौर पर देखने वाली बात है वो ये है कि अगर इतने मंत्रालय जिनके उन्होंने इस्तीफे दिलवाए थे, वो मंत्रालय अगर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कोरोना के त्रासदी काल में जो हजारों मौतें हुई हैं, अगर इंफॉर्मेशन आप तक ठीक से नहीं आ रही थी, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ठीक से काम कर नहीं कर रहा, सवाल तो सबसे ज्यादा विपक्ष उठा रहा है कि जिनके इस्तीफे आपने करवाए हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे थे इसलिए उनके इस्तीफों में? मुझे रोली मिश्रा ने फिर से ये मुद्दा उठा दिया। ठीक है, और सतीश प्रकाश जी को भी आपने तो सुन ही लिया था। जी, 2 बातों का जवाब देता हूँ। अभी पिछड़ों के लिए छाती पीट रहे थे सतीश प्रकाश जी। राम बच्चन राजभर किस जाति से आते हैं जिनको अभी आपने निकाल दिया? लालजी वर्मा किस जात से आते हैं जिनको भी आपने निकाल दिया? तमाम स्वामित्व मौर्य क्यों आपको छोड़ के चले गए? अब नाम अगर गिनाना शुरू करें तो श्रृंखला में बता सकता हूँ। और 2 चीजें हैं, ये लोग केवल पिछड़ों के नेता नहीं थे, किसी ने, अरे उमा भारती जी कहाँ है, गोविंद जी कहाँ है, कल्याण सिंह जी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आपके राम रथ को ढोने वाले है ना, आपने उनको चुनावी सहल बना दिया पूरे के पूरे पिछड़े वर्ग को, है ना, आपका राम रथ वो खींचते हैं। आज वो कहाँ है? उमा भारती ने यही तो पूछा था आडवाणी जी से, उनको उनका नैतिक धर्म याद दिलाया था, आपने उनको कितनी बड़ी सजा दी? गोविंदाचार्य ने आपसे क्या पूछा? तमाम वर्गों की बात करी ना। आज गोविंदाचार्य जी कहाँ है, कल्याण सिंह जी कहाँ है? वो तमाम लीडर्स जो है आपने कहाँ पहुंचा दिए? देखिए सुनिए, मनीष शुक्ला जी, देखिए जो वो वही रहेगा। ऐसा नहीं किसी पूरे समाज को नेग्लेक्ट कर रहे हो। खैर जल्दी आप कंप्लीट कीजिए। देखिए अर्पिता जी, मेरा ये निवेदन है। सतीश जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड जल्दी से। आप बोल रहे थे तो मैं तू मैं से समझ जाएगा। देखिए ये मनीष जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, और ये मौका सतीश जी को चल गया। सतीश जी कंप्लीट कर लेते हैं, मनीष आप जुड़ेंगे तो फिर आपसे बात वो एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सुनिए, देखिए यहाँ पिछड़ा बन के मत बैठो, यहाँ दलित बन करके मत बैठो। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन जीता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई मंत्री दलित कोटे से बना है तो वो दलितों की आवाज उठाए, वो किसी भी वर्ग की आवाज उठा सकता है जहां उसको अत्याचार दिखाई देता है। आप महिला है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसमें पिछड़े भी है, बहुत अच्छा है, मैं उसको बुराई नहीं कर रहा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो महिलाएं आपने उनको जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, महिलाओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो मूलभूत समस्याएं सरकार के ऊपर कितना रख पाती है? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जिस पार्टी के होते हैं उस पार्टी की बात करते हैं। लेकिन ये महिलाएं हैं, अगर ये याद दिला देंगी, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि अगर ये महिला ये बात याद दिला दे कि महिला आरक्षण बिल, उस दल के नेता बना रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उस दल की बात, उन समस्याओं की, उस वर्ग खास तौर पर काम करेंगे ना। आप महिलाओं की बात करें, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो ही महिलाओं का सशक्तिकरण, जिसकी बात देखिए दलितों का केवल नेता बनाने जरूरी नहीं है। आप राजनीति करते रहे हैं सर। नहीं अर्पिता जी, देखिए सुनिए, रिजर्वेशन का कंसेप्ट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सबका विकास किया क्या सर?
देखिए अर्पिता जी, रिजर्वेशन क्यों है? रिप्रेजेंटेशन है ना। अगर महिला को, देखिए सुनिए, महिला मंत्री भी है, लेकिन महिला को महिला होने के लिए भी काम करना चाहिए। ये तमाम जो महिला है, अगर वो सरकार को ये बात याद दिला दे कि यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो महिला आरक्षण बिल की बात करते थे। अगर ये महिलाएं, जो तमाम मंत्रियों का जो समूह है, अगर सरकार के ऊपर ये दबाव डाल दे कि भाई महिला आरक्षण बिल लेकर के आइए, अगर आरक्षण से ये सारी बात कही है ना, ये बीजेपी ने भी कही है, कांग्रेस की सरकार थी, तमाम बीजेपी के लीडर ये कहते थे कि इस देश में महिला आरक्षण बिल बने। अगर महिला आरक्षण बिल, हो सकता है कि बीजेपी भूल गई हो, उसको तमाम बड़े बड़े काम करने हो, महिला उसके लिए कोई ताकतवर नहीं हो सकती। लोकपाल बिल भी आप भूले। पार्टी सबके विकास की बात करती है, आपकी पार्टी सबके विकास की बात करती है या केवल एक खास वर्ग की करती है? नहीं, देखिए सुनिए, अर्पिता जी, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई है, ये सच है कि हम दलित मूवमेंट का हिस्सा हैं, और आपको लगा होगा कि सामाजिक मूवमेंट में आप एक वर्ग विशेष की समस्याओं को उठाते हैं। 2007 से लेकर के 2012 के बीच में आप हमारे ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते। हमने सबकी सरकार सबके लिए चलाई, सर्वजन की सरकार, और कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसी भी जाति का, अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो गैर दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अपराधी के साथ हमने अपराधी जैसा ही व्यवहार किया। इवन हमारी सरकार में हमारा एक एमपी है, उसके ऊपर आरोप लगे, बहन जी ने उसको अपने घर से गिरफ्तार किया। आपने सब अच्छा किया, आप सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सबके विकास की बात नहीं कर रहे कुल मिलाकर। ठीक है जी, होना भी है। अर्पिता जी, देखिए, अभी पिछड़ों की बात कर रहे थे, मैंने सवाल उठाया था तो आपकी आवाज अब मनीष जी नहीं आ रही है। इंद्रजीत सरोज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये तमाम, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तमाम एक श्रृंखला थी, और ये लोग केवल अपने समाज के नेता नहीं थे, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। आखिर उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ? और ये जो नारा है आपका, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये नारे में था। पार्टी तो मनीष जी, ये तो अडवाणी जी से जाकर के उनका लगाया हुआ पौधा, उनके लगाया हुआ राजनीतिक पौधा, आज उनका किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। देखिए, राजनीतिक जीवन में अगर आप होते हैं, जिस संगठन के अपने एक काम है, मैं ये सवाल बीजेपी के ऊपर नहीं उठाऊंगा, आप मेरी बात को सुनिए। एक व्यक्ति और एक परिवार, अरे आप एक काम कीजिए ना, अगर आपके पास कोई लीडर नहीं है, और जो लोग बहुजन समाज पार्टी से निकल के गए हैं, उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को घोषित कर दीजिए ना। शुक्ला जी नहीं बोल रहे थे ना, सतीश जी एक सेकंड, किस तरह से डिबेट करा रहा है, इसकी मर्यादा तो रखिए सतीश जी। ठीक है, तो ये लोग केवल किसी समाज के नेता नहीं थे, इनके प्रदेश के अध्यक्ष थे, और ये केवल एक जन हिताय एक जन सुखाय के लिए पार्टी चल रही थी। उसी परिवार के भरण, बाद में एक जन से 3 लोग हुए, मायावती जी के भाई। और सर, वो उनकी पार्टी क्या कर रही थी, हमारी पार्टी क्या कर रही है, उसको छोड़ देते हैं सर, उसको छोड़ देते हैं, जरा कर लेते हैं कि भाई क्या विकास की बात, विकास का एजेंडा जो आप लेकर चल रहे हैं वो क्या पूरा होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर रोली मिश्रा जिन्होंने जो सवाल उठाया था उसका जवाब आप नहीं दिए थे, उसका जवाब मैं चाहूंगी। वो ये कह रही है कि जितने मंत्री जिनका इस्तीफा हुआ, क्या उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया इसलिए उनका इस्तीफा हुआ क्या? ये रोली मिश्रा का सवाल था, पहले इसका आंसर कर लीजिए क्योंकि वैलिड क्वेश्चन है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि कैबिनेट में किसको रखना किसको नहीं रखना, और अगर किसी और को अवसर दिया जा रहा है, सरकार 2 साल चली है, 2 साल के बाद अपना विश्लेषण सरकार करती है, सभी लोगों को करने का अधिकार होता है, और उन्होंने 7 तो नए लोगों को यहाँ अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 नए लोगों को अवसर मिला है। पहले से प्रधानमंत्री जी यहीं से आते हैं, रक्षा मंत्री जी यहीं से आते हैं, स्मृति ईरानी जी है, महेंद्र नाथ पांडे जी है, संजू बालियान जी हैं। तो हम तो आज उत्तर प्रदेश के पार्ट पे इस बात को अगर हम कहेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का विशेष ख्याल रखा है, और उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे प्रसन्न होना चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। सतीश जी, आपको लग रहा है जैसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने, आप कह रहे हैं कि बार बार की कुछ ख्याल ही नहीं रखा, हमारे बारे में सोच नहीं रहे, आपको क्या लग रहा है कि मंत्रिमंडल में ऐसा क्या था जो आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश का ख्याल नहीं रखा? 7 मंत्री बता तो रहे हैं वो कि उन्होंने बनाए। देखिए अर्पिता जी, उत्तर प्रदेश में इस महामारी के काल में
सबसे ज्यादा लाशें, वो मैं उसमें सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं ये एक सुनिए, मैं एक सवाल उठाऊंगा। मनीष शुक्ला जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में महामारी है और आपके तमाम लीडर, आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी और संसाधनों की कमी है। तो अगर उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कमी की बात आपको पता लगी है, तो देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने कितने आर्थिक संसाधन उत्तर प्रदेश में हमने तमाम राजनीतिक दलों ने माननीय योगी जी को ये बात कही कि मोदी जी को जाकर के बताइए कि हमको 50,000 करोड़ रुपए इस महामारी के कारण में उत्तर प्रदेश के लिए जी योगी जी मांग कर देश में। एक सेकेंड सर, नहीं, आप क्या कर रहे हैं ना, आप पीछे के गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़ रहे हैं, उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं हम सर। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि अब देखिए बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा जा रहा है कि आप इस बात से डिनाई करते हैं क्या? क्योंकि देखिए 7 मंत्री बनाए गए हैं, महिलाओं के बारे में यहां पर सोचा जा रहा है और हर वर्ग के बारे में सोचा जा रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? इसको तो स्वीकारिए ना खुले दिल के साथ कि नहीं, ये मंत्रिमंडल फेरबदल ठीक है, एटलीस्ट सब समुदाय के बारे में सोच तो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको बोलने की क्या दिक्कत है सर? पार्टी ने सोचा हो, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, चलाता रहा हो, एक जन हिताए एक जन सुखाएगी जिनकी। अरे भाई मनीष जी सुनिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। तमाम सुनिए मनीष जी, यही योगी जी की सरकार है जो तमाम पूर्वांचल के ब्राह्मणों को एक विकास दुबे के नाम पर, एक अपराध निपटाने के नाम पर आपने लगभग 20 रुपये मारा। क्यों मारा भाई? उनकी आवाज आपने क्यों नहीं उठाई? अगर ये बात हम कह रहे हैं ना, देखिए मानवता नहीं बननी चाहिए, आप किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन मानवता नहीं बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? सतीश जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उस पर जवाब दीजिए। इधर उधर गोल मोल घुमाकर कोई देखिए फायदा नहीं, आप कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे सीधा ये सवाल पूछ रही हूँ, आप इसको तो स्वीकार सकते हैं ना, क्योंकि आपकी तो मुखिया देखिए मायावती हैं, एक महिला है, तो 11 महिलाओं को चेहरा मिला है, पहली बार कैबिनेट में ऐसा हुआ है, तो इसकी तो सराहना कर दीजिए ना। देखिए अर्पिता जी, मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगा, ये भारतीय राजनीति का और भारतीय अच्छी घटना है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी बात मानना पड़ेगा कि किसी बीजेपी की सुनिए, अरे सुनिए तो सही, अरे भाई सुनिए, देखिए अर्पिता जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। सुनिए, सुषमा स्वराज जी भी तो महिला थी, उनको विदेश मंत्री बनाया बीजेपी ने। मोदी जी बताए कि बिना विदेश मंत्री के उन महिला का अपमान आपने नहीं किया। जीते जी मोदी जी ने तमाम विदेशों की यात्राएं की, और ये परंपरा है कि जब भी देश का प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाएगा तो विदेश मंत्री साथ रहेगा। अब तक सुषमा जी को आप यहाँ छोड़ करके उनको मंत्रालय में आपने दे दिया, लेकिन एक महिला होने के नाते आप इतना भी सम्मान नहीं कर पाए कि आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रोली बहुत कम बोल पाई है, मैं जरा उनका भी रुख कर लूं। रोली मिश्रा, आप पर तो आरोप लगते रहे कि केवल खास वर्ग के ही बारे में आप लोग भी सोचते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर वर्ग के बारे में सोचा गया है, तो ये तो अच्छा हुआ है। अर्पिता जी, मैं अब अपना समय लूंगी क्योंकि शायद कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से बीच में मैं बोल भी नहीं पाई थी, और आदरणीय 2 हमारे पुरुष बैठे हैं, अपनी महिलाओं की मंत्रिमंडल की बात हो रही थी। पैनल में एक महिला, एकमात्र महिला, उसको सुनने तक का सामर्थ्य हमारे दोनों भाइयों में नहीं था, लेकिन अब मैं बोलूं और मैं उनसे उम्मीद करती हूँ जी पैनल में एक ही महिला है मुझे लगता है जो आपसे बातचीत करते हैं। और मैं आपसे एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से अर्पिता जी 3-4 बातें यहाँ पर बोलना चाहूंगी सिलसिलेवार। नंबर 1 कि अगर मोदी जी के मंत्री फेलियर था उनका, इतने बड़े मंत्री, चाहे वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, जो हमारा पैंडेमिक से गुजर रहा है हमारा देश, अगर ऐसी स्थिति में इतना बड़ा फेलियर था तो उन्होंने सबसे पहले उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? नंबर मंडल बनाया गया है, उसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जरिए ही कहीं दिल्ली की गद्दी को पाया जाता है, ये सारी दुनिया जानती है। सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश देता है, 75 जिले हैं, तो इसको देखते हुए 124 करोड़ की आबादी जो हमारे यहाँ की है, उसको देखते हुए रोली जी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, यानी ये उत्तर प्रदेश को देखकर है, उसमें जो पिछड़े और दलितों को साधने की ये चुनौती है कि समाजवादी पार्टी के लिए और दलितों को साधने की स्ट्रोक है, आप पर भारी पड़ेगा और दलितों को साधने की
रोली जी, इस वक्त शायद अब उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ नेटवर्क में इशू है, लेकिन आप जवाब दीजिए मनीष शुक्ला जी जल्दी से, क्योंकि उन्होंने कई सवाल पूछे और सबसे ज्यादा सवाल इस मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो रहा है उसमें यही पूछा जा रहा है कि जो मंत्री हटाए गए हैं वो क्यों हटाए गए हैं, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड बकायदा मांगी गई, उसके हिसाब से निर्णय लिए गए, तो क्या उसमें फेल रहे हैं ये मंत्री? देखिए अर्पिता जी, एक तो मंत्रिमंडल में विस्तार किसको रखना है किसको नहीं रखना है प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अब इस विभाग को किसको चलाना, उन्होंने तय किया है और रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जरूर देखी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन का समन्वय होता है, तमाम लोग की जरूरत कभी संगठन में होती है कभी सरकार में होती है, और अभी आगे आने वाले दिनों में बहुत चीजें ऐसी आएंगी जिसके बाद बात क्लियर हो जाएगी, किसको कहाँ और रखेगी, पार्टी तय करेगी किससे कहाँ काम लेना है। तो हमको लगता है कि यानी क्या संकेत दे रहे हैं मनीष जी, मतलब जिनको हटाया गया उनको कुछ और मिलने वाला है क्या? कह रहे रोली जी से कहिए वेट करें, अभी इतनी जल्दी न करें, ये कोई अखिलेश यादव की सरकार नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती थी अर्पिता जी, मैं पवन पांडे रोली जी एक सेकंड में आ रही हूँ। मनीष जी आप कह रहे हैं कुछ दिन वेट कीजिए, तो वेट करके क्या मतलब जो हटाए गए उनको कुछ और? अर्पिता जी एक्चुअली उत्तर प्रदेश में मैं अपनी बात अब जरूर कहूंगी, समय कम है। अर्पिता जी उत्तर प्रदेश में जो सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी के साथ मुकाबले की वजह से इनका पूरा उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से पिछड़ों और दलितों के वोटों को साधने की कोशिश करें। बीएसपी कहीं मुकाबले में नहीं है, पिछड़ों और दलितों को साधने की किस तरह से कोशिश करें। आपने खुद देखा उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला समाजवादी मुकाबले में समाजवादी पार्टी नहीं देख रही है। दूसरी चीज आप बताइए मुझे, जिला पंचायत इनके कितने अध्यक्ष बने? पार्टियों बीएसपी के भी चलती थी, आज एकदम बीएसपी को मान ही नहीं रहा है। कितने जिला पंचायत सदस्य बने, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बने, कितने इनके जो है जिला पंचायत और कितने ब्लॉक प्रमुख बने, कितने बीडीसी मेंबर बने, जो भी सेमीफाइनल उसमें हम आपको बताते हैं। बसपा अपना जनाधार हो चुकी है, बसपा के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अपना दूर करने के लिए तमाम दलित उत्पीड़न की घटनाएं की, आपकी सरकार में दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई, ये सच्चाई है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री है ना, पिछले उनका पिछड़ापन भी हमने दूर किया। जब ये योगी जी उनके मकान को लोगों के गंगा जल से धुलवा रहे थे, तब दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों का शोषण बोलती रहे। जरूरी ये भी है कि जो आप बोले वो लोगों को समझ में आए। अगर यही करना है कि आप दोनों बोलते रहिए और किसी को कुछ ना समझ में आए, तो मनीष जी क्यों चुप बैठे हैं? मनीष जी आप भी बोलिए, तीनों लोग एक साथ बोलिए, कोई किसी को ना जी मेरा समय, अर्पिता जी मेरा समय है और मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। मेरे सवालों के जवाब देने के लिए भी मैंने आपको बुलाया। बिल्कुल पैनल का जवाब दे दीजिए। आपने मैंने आपको बताया, आपकी बात सुन ली। मैं रोली जी, मेरा सीधा सवाल ये है, आप ये कह रही हैं कि ये सारा कुछ फेरबदल जो हुआ है ये उत्तर प्रदेश को देखकर हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति, अपनी बिसात बीजेपी ने बिछा दी है। आपको वो क्या मास्टर स्ट्रोक लग रहा है? और आप समाजवादी पार्टी क्या अपने नए सिरे से अपनी रणनीति के बारे में सोचने वाली है? डर लग रहा है मतलब कि बीजेपी ने तो तैयारी और पूरी कर ली? देखिए, समाजवादी पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है। जाति के आधार पर अगर वो चुनाव लड़ती तो समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव भी आराम से जीत जाती, क्योंकि जितने काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किए हैं उसका 1/4 काम भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं किए हैं। दूसरी चीज, उन्होंने फीते का फीता काटा है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। उनका मनीष जी अपने 5 काम गिना दे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं। हमारे कामों को लेकर के आगे बढ़े हैं, हमारी कुछ योजनाएं। अर्पिता जी देखिए, वो ये कह रहे हैं कि पहले आपने, देखिए मनीष जी वो कह रही है भाई आपने विकास की बात की और अब आप राजनीतिक समीकरण ये इस पर बैठा रहे हैं, जाति का समीकरण सेट करने में लग गए और विकास का एजेंडा पीछे चल गया, और आप ही का विकास का एजेंडा समाजवादी पार्टी ने पकड़ लिया है और वो कह रहे हैं हम तो चुनाव में विकास के एजेंडे के साथ आ रहे हैं। इनकी सवाल का मैं जवाब देता हूँ। देखिए अर्पिता जी, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। इससे बड़ा जोक तो कुछ हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि अगर जाति और धर्म की बात अखिलेश यादव न करें तो उनकी राजनीति नहीं हो सकती।
इन्होंने तो तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला अखिलेश यादव ने किया था मुख्यमंत्री रहते। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको डांटा लताड़ा, कहा आपका बस चलेगा, आप तो परमवीर चक्र दे देंगे। इन्होंने तो नौकरियों को जातिगत आधार पर लूटा। लोकसभा आयोग में किस तरीके से किस जाति आपने तो नौकरियां निकाली ही नहीं महाराज, ये फेयर बात नहीं। आपने तो भर्तियां निकाली नहीं, आपने सारी भर्तियां कैंसिल कर दी। काम किया है, उत्तर लेना नहीं तमाम शिक्षा मित्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। तमाम शिक्षा मित्र सड़कों पर आंदोलन। आप 5 काम जवाब ले लेते हैं। अर्पिता जी 5 काम गिना दे मनीष जी, मान जाऊंगी मैं। सवाल भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है रोली जी, वो ये ठीक है शुक्ला जी, वो ये कह रही है भाई 5 काम गिना दीजिए आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आपने किए। अर्पिता जी नहीं, इन्होंने जो बातें कही मैं सिलसिलेवार 5 काम गिना दीजिए, मैं 10 काम गिना दूंगी। पेंशन योजना हमने चलाई, कन्या विद्याधन हमने चलाया, 1090 हमने बनाया, 100 नंबर हमने बनाया, लैपटॉप हमने बांटा। आप 5 काम गिना दीजिए। मेट्रो हमने बनाई, आगरा यमुना एक्सप्रेस वे हमने बनाया, छात्रों को छात्रवृत्ति हमने दी, लैपटॉप हमने बांटा, किसानों को कर्जा माफ हमने दिया। मनीष जी 5 काम गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए। आपने मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमे वापस लिए। 5 काम बता दीजिए, 5 काम के 5 काम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2017 से 2021 तक क्या किए? जो आपके काम के झूठ थे उस पे 5 काम गिना दीजिए। जरा जवाब अर्पिता जी 5 काम गिना दीजिए। बोल रही थी इसलिए सुन नहीं पाई होंगी। ठीक है बाबा, 5 काम पूछना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए। सवाल ही पूछ रही हूँ मनीष जी, 5 काम क्या किए भाई रोली जी को बता दीजिए। 5 वो कह रहे हैं सारा काम उन्होंने किया, आपने कुछ नहीं किया। आप ही क्या किया जरा बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ अर्पिता जी, उन्होंने 3-4 सवाल पूछे, उसका जवाब मैं बताऊंगा ना। हमने बताया कि नौकरियों पर की लूट इन्होंने की। भाई 5 काम अर्पिता जी 5 काम नहीं गिना पा रहे। 5 वर्ष के 5 काम गिना दीजिए। मैं तो बता ही रहा हूँ। और ये जो इनके जो भाई साहब 5 काम गिना दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि 19 में भी फिर वही काम गिना है, झूठे काम। भाई साहब 5 काम गिना दीजिए। इन्होंने काम है ही नहीं, किसानों का आपने कोई काम किया ही नहीं। भाई साहब हमने क्या किया छोड़िए, हमें जनता ने नकार दिया। भाई साहब आपने क्या किया, आपने क्या किया? भाई साहब आपने क्या किया? अर्पिता जी हमने काम नहीं किया। अर्पिता जी हमने काम किया, हमें नकार दी। चलिए आप काम पूछ रही है, उन्होंने क्या नहीं किया वो ठीक है। 1 सेकंड जल्दी से मनीष जी, क्योंकि मेरे पास देखिए बहुत कम समय है। 30 सेकंड में आप जनता ने आपको चुना, हमें नकार दिया। 5 काम में से क्या किया आपकी सरकार? इनके जो झूठे काम थे जनता ने उस पर मोहर नहीं डाला। अर्पिता जी काम किया ही नहीं है। जातियों को बोलते की तरह जब अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे भाई साहब काम गिना दीजिए। और डबल इंजन की सरकार बताएगी। भाई साहब काम गिना दीजिए। 5 काम बता दीजिए। देख रहे हैं ना, वो यही सोच रहे हैं कि आप लोग 5 काम जो आप गिना नहीं पा रहे हैं। सिर्फ तू मेरे में ये डिबेट खत्म हो जाएगी सर। अर्पिता जी कोई काम किया ही नहीं है, कोई काम किया ही नहीं है। रोली जी 1 सेकंड, कोई काम किया ही नहीं। 5 काम हमारे उद्घाटन का उद्घाटन किया। व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको भी मनीष जी 5 काम गिना दीजिए। 5 काम गिना दीजिए। क्या किया आपने? 5 आप पहले मान लीजिए कि आपने झूठ बोला था, जनता ने 2 बार आपको। आप 5 काम गिना दीजिए। नोट करिए मनीष जी बहुत बधाई। एक भी काम नहीं गिना पाए, एक भी काम नहीं गिना पाए। 5 काम गिनाइए। 5 काम खैर अब मुझे 5 काम गिनाइए। मेरे पास कमी है। 5 काम गिनाइए और ताली बजेगी। थाली भी बजाऊंगी मैं। 5 काम जो है थाली भी बजाऊंगी। थाली 5 काम अधूरे रह गए। तू मेरे में ये काम की बात छूट गई सर। 5 काम गिना दीजिए। सर मेरे पास समय कम है, मुझे यहीं पर खत्म। अरे हमने क्या किया ये आपका विषय नहीं है। आपने क्या किया ये बताइए। रोली जी आपने क्या किया? शुक्रिया मनीष जी। 5 काम नहीं गिना पाया। आप सभी का जुड़ने के लिए बहरहाल ये 5 काम पेंडिंग रह गए सर। आप बता रहे 5 काम नहीं गिना पाया। नोट करिए। 5 काम नहीं गिना पाया। 5 काम नहीं गिना पाए।